Hey guys, this is Ankit and you are watching Humanities Lover. So in this video we are going to cover 3 marks important questions. ठीक है, तो जैसे मैंने 8 मार्क्स के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वैसे ही यहाँ पर 3 मार्क्स के देखेंगे। और ये भी मैंने अगेन बहुत ह्यूज रिसर्च के बेसिस पे आपके लिए प्रिपेयर किए क्वेश्चंस, सो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रही बात आंसर्स की, आंसर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। जब यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपकी स्क्रीन पर आंसर आ जाएगा उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वहां से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स 3 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है जो 8 मार्क के क्वेश्चन में से बन सकता है और वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो इनडायरेक्टली वहाँ पर इंक्लूड हो चुका है 8 मार्क क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको वो पूरे क्वेश्चंस करने हैं और उनमें से भी 3 मार्क्स के बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 3 मार्क्स के हैं वो तो आपको करने ही है। सो आप अगर इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों वीडियोस को देख लोगे और क्वेश्चंस को कवर कर लोगे, उनके आंसर्स को पढ़ लोगे, तो आई एम डैम श्योर कि आपके जो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको करके जाना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बुक 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है बुक 1 का, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। ठीक है, तो जो आपकी वर्ड लिमिट है ना उसी के अनुसार आपको लिखना है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन सही है, ज़्यादा यहाँ पर लिखने का होता नहीं है, वो तो 8 मार्क्स के थे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ हड़प्पन्स। तो हड़प्पन जो पीपल थे उनकी सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको बताना है कि वो क्या खाया करते थे। एनिमल खाया करते थे, प्लांट्स खाया करते थे। प्लांट्स में हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। एग्रीकल्चर में हमें क्या देखने को मिला है। ठीक है, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते थे। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी कुछ लिखने को है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप लिख सकते हो। आंसर आपकी स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है डिस्क्राइब और इलाबोरेट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स। तो यहाँ पर आपको इलाबोरेट करना है ड्रेनेज जो सिस्टम था हड़प्पन्स का। तो हड़प्पन जो लोग थे उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रेनेज सिस्टम था जिसको वेल प्रिपेयर्ड उन्होंने किया था, पहले से उसको वो बनाते थे। ठीक है, और वेल प्लान्ड था वो। तो उसके बारे में आपको बताना है कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उसका आर्किटेक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, किस तरह से बनाया करते थे, ग्रिड पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन ये है द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा, गिव सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, तो जब वो देखते हैं तो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो भी है हड़प्पन की, उनको तब वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो उसके लिए यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। यानी कि सरल भाषा में समझाया जाए कि जो भी मतलब हड़प्पन जो पीपल हैं उनकी रिलीजियस लाइफ है ना, उसको जब देखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, क्या करते हैं आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसका मतलब कि उन्हें श्योर नहीं होता कि क्या है वो। ठीक है, जस्ट जो भी आर्कियोलॉजिकल सामान मिला है, कोई मूर्ति मिली है, उसको वो इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि अच्छा ये मे भी एक मूर्ति है, ये मे भी उनके भगवान होंगे। तो आपको बताना है, यानी कि आपको एक तरह से इस क्वेश्चन में बताना है रिलीजियस लाइफ के बारे में, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो प्रोटो शिवा के बारे में। बहुत सारे हमें शिवलिंग मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे मोटिव्स वहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ग्रेट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मेंशन करना ही है आपको। ठीक है, और प्रिस्ट किंग, तो इन सबको मेंशन कर देना। और जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मे बी ये जो चीज़ें थी इनका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा हड़प्पन सोसाइटी में। और यहाँ पर आप फायर ऑल्टर्स जो हैं, हवन कुंड जो मिले हैं हमें, उनका मेंशन भी कर सकते हो। सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सो सेकंड चैप्टर में यहाँ पर 2 क्वेश्चन है खाली, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है एक्सप्लेन द धम्म पॉलिसी ऑफ अशोका। देखो 8 मार्क्स में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बार और लिख दिया। ठीक है, वैसे इनडायरेक्टली उसी में आपको मिल जाएगा 8 मार्क्स में, लेकिन फिर भी आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। सो अशोका की धम्म पॉलिसी क्या थी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख देना कि कलिंगा का वॉर हुआ था, उसके बाद अशोका ने धम्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिसमें जितने भी लोग थे उनको अच्छे से ट्रीट करना था, और धम्म मामत्तास को अपॉइंट किया उसको फैलाने के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि हिस्टोरियंस यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर, स्टेट एनी 3।
तो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में किन सोर्सेज से पता चलता है, उनमें से कोई 3 सोर्सेज बता दो। फॉर एग्जांपल कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की बुक इंडिका, और काफ़ी सारे अशोका के हमें पिलर एडिक्ट्स मिले हैं, यानी कि इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। एक्सप्लेन, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैरिजेस इन एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया में कितने टाइप की मैरिजेस थी? मेन 4 तरह की मैरिजेस थी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री, इन सब के बारे में मेंशन कर देना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द सोशल ऑर्डर ऑफ द कास्ट हायरार्कीज लेड इन द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रास। ठीक है, सो यहाँ पर धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास जो कि 2 टेक्स्ट है, उनके अंदर आपको बताना है कि जो सोशल ऑर्डर है, यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, उसका डिवीजन किस तरह का था। इसका मतलब आपको वर्ण सिस्टम के बारे में लिखना है कि वर्ण सिस्टम में ये 4 मेन पीपल थे। ठीक है, पहले यहाँ पर आएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, इन सब के बारे में, और उनका फंक्शन क्या था थोड़ा थोड़ा बता देना। ठीक है, क्या मतलब उनकी ड्यूटी थी, मेन काम क्या था उनका। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू विल प्रूव दैट द टेक्स्ट ऑफ महाभारत वॉज अ डायनामिक वन। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बताना ये है कि आप कैसे प्रूव करोगे ये कि जो महाभारत की बुक है वो डायनामिक वन है। देखो, 2 तरह की चीजें होती है, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक जो स्टैटिक सेम रहेगी, डायनामिक जो चेंज होती है। तो महाभारत चेंज क्यों होती रहती है, यानी कि जो महाभारत है ना वो डायनामिक टेक्स्ट है। इसका मतलब कि जब ये लिखी गई थी ना तो खाली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में काफी सारे ऑथर्स ने अपनी तरीके से इसको चेंज किया। मतलब मेन स्टोरी को चेंज नहीं किया कि पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, स्टोरी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को, ठीक है, पेंटिंग्स के थ्रू समझाना शुरू कर दिया, और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उनको चेंज करा उन्होंने। ठीक है, मेन स्टोरी तो वैसे ही थी, जो मेन मुद्दा था ना उसका वैसा ही था कि लड़ाई हुई थी कौरव पांडव्स में, लेकिन कई सारी जो चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, उनको चेंज किया गया। लैंग्वेज को डिफरेंट वे से उन्होंने अपने टेक्स्ट के अंदर समझाया उसको पीपल को। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि महाभारत का टेक्स्ट वॉज अ डायनामिक वन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ महाभारत। तो यहाँ पर आपको कंटेंट बताना है महाभारत का, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायडेक्टिक एंड नरेटिव। ठीक है, और जो इसका बताना है आपको लैंग्वेज क्या है। सो लैंग्वेज यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है ये। चैप्टर 4 में जाते हैं, चैप्टर 4 की तरफ। पहला क्वेश्चन, हाउ एंड वाई स्तूपास वर बिल्ट। तो 2 क्वेश्चन है, 1.5 मार्क्स के हो गए, हाउ एंड वाई का। तो स्तूपास कैसे और क्यों बनाए जाते थे। तो कैसे बनाए जाते थे, डोनेशंस के थ्रू। डिफरेंट लोग, किंग्स और भी भिक्खु भिक्खुनी जो भी संघ के अंदर मेंबर थे, और भी कॉमन पीपल, वो डोनेशन दिया करते थे, उसके बेसिस पे बनाया गया स्तूपास। ठीक है, स्तूप। ठीक है, वाई, क्यों बनाए जाते थे, बनाए इसलिए जाते थे क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो भी गौतम बुद्धा से लिंक हैं, उनके ऊपर प्लेसेस बनाए जाते, उन प्लेसेस के ऊपर स्तूपास बनाए जाते थे। जैसे कि लुम्बिनी, गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, बोध गया, ठीक है, सारनाथ, खुशीनगर, ये सारी प्लेसेस हैं जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन सभी के ऊपर स्तूपास बनाए जाते थे, जो भी रैलिक्स हैं गौतम बुद्धा के, उनसे रिलेटेड, उनके ऊपर, ठीक है, जहां भी वो पाए गए हैं उनके ऊपर स्तूपास बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म, हाउ वर दे विजुअलाइज्ड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हिंदुइज्म है ना, वो कैसे एक तरह से उसकी ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, और उसको कैसे विजुअलाइज किया गया, यानी कि किस तरह से लोगों ने शो किया उसको, मूर्ति वगैरह बनाई कि नहीं, किस चीज़ की बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में बताना है। वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती थी, और शैविज्म में शिवा की, और किस तरह से टेम्पल्स बनवाए गए, और भी बता सकते हो कि कैसे विजुअलाइज किया गया। इसका मतलब कि किस तरह से मतलब मूर्ति बनाई गई। हमें एक बोर जो एक अवतार है, बोर अवतार ऑफ विष्णु, उनका एक स्कल्पचर भी मिला है। ठीक है, तो पिक्चर एक तरह से मूर्ति की फॉर्म में दिखाया गया इन सभी को, ठीक है, शिवा को, इन सबको, विष्णु को। तो इस तरह से डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है बुद्धिज्म की, आई मीन हिंदुइज्म की। बुक 2 की तरफ चलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। चैप्टर 6 इज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इस्लामिक रिलीजन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स स्प्रेड थ्रू द सबकॉन्टिनेंट। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि जो इस्लामिक रिलीजन है उसके आपको फीचर्स बताने हैं जिसकी वजह से बहुत फैला सब कॉन्टिनेंट में। तो आपको फीचर्स बताने हैं कि ये जो भी मुस्लिम लोग होते हैं, पीपल होते हैं, जो इस्लाम रिलीजन को अडॉप्ट करते हैं, उनको मक्का मदीना एक ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एक बार जाना होता है।
ठीक है। और उन्हें क्या करना होता है, एल्फ्स देने होते हैं, मतलब दान दक्षिणा देनी होती है पुअर को, उन्हें प्रेयर करनी होती है 5 टाइम्स, उन्हें रमज़ान का जब मंथ होता है उसमें फास्ट रखना होता है। तो ये सारे उनकी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाई वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह वेरी पॉपुलर, गिव रीजंस। तो आपको मैंने बताया था जब सूफीज़म के बारे में, तो सूफीज़म के अंदर काफ़ी सारे सिलसिलाज हैं, उनमें से एक सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, ठीक है। उनके एक तरह से आप मान सकते हो गुरु, ठीक है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनकी दरगाह इतनी पॉपुलर क्यों है, आपको इसके रीजन बताने हैं, ठीक है। दरगाह, जो भी इनकी डेड बॉडी होती थी उसको दफनाते थे, उसके ऊपर दरगाह बनती थी, ठीक है। जैसे हिंदू में टेंपल बनते हैं, मुस्लिम में मस्जिद बनते हैं, वैसे इनकी दरगाह होती है जो लोग सूफिस्ट होते हैं, ओके। तो आपको बताना है पॉपुलर क्यों है इतनी। क्वेश्चन नंबर 3, सूफीज्म इवॉल्व्ड एज अ रिएक्शन टू ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सूफीज्म है ना, वो आया किस चीज़ के रिएक्शन में, जब ये जो कैलिफेट थे ना, कैलिफेट जो भी लोग, मतलब कैलिफेट वो होते हैं जो भी मुस्लिम जो पीपल हैं उनके एक तरह से किंग होते हैं, ठीक है, जो रूलर्स होते हैं मुस्लिम रूलर्स, उनको कैलिफेट कहा जाता है। तो जो कैलिफेट थे ये क्या कर रहे थे, मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, उसके रिएक्शन में, उसके अगेंस्ट में सूफीज्म का एमरजेंस हुआ, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी ये किंग्स वगैरह थे ना मुस्लिम्स के, वो वेल्थ वगैरह, पैसा वगैरह, इन सब में ध्यान ज़्यादा दे रहे थे एज कम्पेयर टू प्रेयर। तो उसके अगेंस्ट में आया सूफीज्म। उन्होंने ये बोला कि मटेरियलिज्म को आप फोकस क्यों कर रहे हो, आपको प्रेयर पे फोकस करना चाहिए, गॉड पे करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेल्थ, पावर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सूफीज्म इस्लाम में से ही निकला है और आपको इसमें बताना है कि किस तरह से इसका एमरजेंस हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन ना एक तरह से स्टेटमेंट बेस्ड दे देते हैं, लेकिन आपको मेन जो है ना उसके बारे में ही लिखना होता है। सो घबराना मत, कैसा भी क्वेश्चन आए आपको लिख के आना है। चैप्टर 7 इज एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। सो यहाँ पर हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में देखा था, ठीक है। सो विच डायनेस्टी, पहला क्वेश्चन, डिड कृष्णदेवराया, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे ये तुलुवा डायनेस्टी के, आपको यही बताना है क्वेश्चन में, पहले तो किस डायनेस्टी से थे ये, तुलुवा डायनेस्टी। अब आपको मेंशन करना है उनकी कोई भी एक पॉलिसी, तो कोई भी पॉलिसी मेंशन कर दो कि उन्होंने क्या किया। काफ़ी सारे जो एम्पायर्स थे उन पर अटैक करके उनको एनेक्स किया, उन्होंने रिवर जो तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में जो भी बड़ा सा लैंड है उसको एक्वायर किया, और काफ़ी सारी पॉलिसीज उन्होंने स्टार्ट करी, गोपुरम्स ऐड करवाए टेम्पल्स में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वर द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द विजयनगर एम्पायर डेवलप्ड। तो जो वाटर रिसोर्सेज के बारे में आपको लिखना है कि जो विजयनगर के अंदर वाटर रिसोर्सेज कैसे डेवलप हुए, क्यों डेवलप हुए। तो रिवर तुंगभद्रा रिवर थी, ठीक है, और उसके ऊपर काफ़ी एम्बैंकमेंट एम्बैंकमेंट बनाए गए, ठीक है। रिवर्स जो है ये तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, और इसके ऊपर कैनाल्स बनाए गए, टैंक्स बनाए गए, हीरिया कैनाल, कमरापुलम टैंक, इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और ये पूरा आपका वाटर से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है, व्हाई वाज द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द विजयनगर डिजाइंड एज अ रॉयल सेंटर। तो जो साउथ वेस्टर्न पार्ट था विजयनगर का, उसको रॉयल सेंटर जैसा क्यों डिजाइन किया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी, साउथ वेस्टर्न पार्ट रॉयल सेंटर था, उसमें ये सारी बिल्डिंग्स थी, उसके अंदर इस प्रोडक्ट से बनी थी, इस मटेरियल से बनी थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 9। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल क्रॉनिकल्स। सो जो मुगल क्रॉनिकल्स थी यानी बुक्स थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, किस लैंग्वेज की थी, कैसे बनते थे, ठीक है। और एग्जाम्पल दे देना आप अकबरनामा, बादशाहनामा, किसी भी क्रॉनिकल का। दूसरा क्वेश्चन भी क्रॉनिकल से रिलेटेड ही है, आप चैप्टर का नाम भी देख सकते हो, क्रॉनिकल, ओके। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन मुगल कोर्ट, यहाँ पर क्रॉनिकल भी आ सकता है, बोथ आर सेम। सो जो मनुस्क्रिप्ट थी वो कैसे बनाई जाती थी, तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर जगह थी जिसे किताब खाना कहते थे, और काफ़ी सारे लोग थे, कैलीग्राफर्स, बुक बाइंडर्स, पेपर मेकर्स, ये सारे जो भी लोग थे, ये सब उसमें अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, और तब जाके एट लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मनुस्क्रिप्ट बनती थी, ठीक है, जो कि दिखाती थी किंग की पावर कैसी है, ये सारी चीज़ें, उन्होंने कौन कौन सी वॉर जीती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ वॉज द आइडियाज ऑफ सुल्की कुल इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको अकबर की जो पॉलिसी थी, सुल्की कुल पॉलिसी, उसके बारे में बताना है कि जिसमें सारे रिलीजन को इक्वल माना, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया अकबर ने, ठीक है, टैक्स वगैरह को हटा दिया, जजिया टैक्स का मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आएगा, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ द एम्परर बिगेन हिज डे इन द बालकनी एंड एट दीवान आम। तो दो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, पहला देखो अशोक जो अकबर है उन्होंने
झरोका दर्शन जो एक नाम की पॉलिसी थी, एक तरह से कह सकते हैं, एक सिस्टम कह सकते हैं, पॉलिसी कहना ठीक नहीं होगा, सिस्टम। तो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर जो भी लोग थे वो दर्शन करने आते थे मॉर्निंग में एम्परर के, ठीक है, बालकनी में खड़े होते थे एम्परर, और दीवाने आम में वो क्या करते थे जाके, तो दोनों जगह पे क्या मेन फंक्शन है किंग का और पीपल का, वो आपको मेंशन करना है इसमें। 1.5 मार्क्स का डिवाइड कर लो इसको। नाउ स्विच टू बुक 3। सो यहाँ पर जो चैप्टर 10 है वो है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज डोमिनिको, व्हाई डिड संथल्स रेजिस्ट ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डोमिनिको क्या है, ठीक है, और संथल्स ने क्यों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेवोल्ट किया। तो आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो आपको पूरी स्टोरी पता होगी, ठीक है, पता है तो आप लिख सकते हो। सो स्ट्रांगली रिकमेंड मैं कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखो, बहुत आपको अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ हैं क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगे इसलिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सो आप ये जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर है इनको टिक मार्क कर लो बुक में, 1, 4, 6, 7 एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है, इनको कर लेना। सो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 11 है। पहला क्वेश्चन, रूमर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, इलैबोरेट। तो ये जो चैप्टर है 11 इसमें हमने रेबल्स एंड राज के बारे में जाना, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि रूमर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में, तो आपको बताना है इसमें, ठीक है, कि कौन कौन से रूमर्स फैले थे, आपको पता होंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, हाउ ब्रिटिशर्स सप्रेस द रेवोल्ट ऑफ 1857। कैसे ब्रिटिशर्स ने 1857 के रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया, कौन कौन से तरीके थे वो, ठीक है, जिनके थ्रू उन्होंने इस रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, और हम एट लास्ट अल्टीमेटली हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेबल्स इन 1857 ट्राई टू मटेरियलाइज देयर विजन ऑफ यूनिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे जो रेबल्स थे जो इस रेवोल्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो कैसे वो अपनी यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो यूनिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है कि किस तरह की यूनिटी होती है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक था उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे यूनिटी थी, कैसे वो मेंटेन करके रखते हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सब हमने पढ़ा था, ओके। उसके बाद चैप्टर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जब मैंने आपको 8 मार्क्स से क्वेश्चंस कराए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि जो भी मूवमेंट्स है महात्मा गांधी के, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, इन सबको करके जाना। इनसे 8 मार्क के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और 3 मार्क के भी बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो सारे मूवमेंट से हैं, तो आपको मूवमेंट पढ़ के जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर भी मैंने आपके लिए बता दिया, करने सारे हैं लेकिन आपको अच्छी तरह से करने हैं, सॉल्ट मार्च एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, वेयर एवर गांधी जी वेंट रूमर स्प्रेड ऑफ हिज मिराकुलस पावर्स स्प्रेड, ओके, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आपको बताना ये है कि जो भी महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन कौन से रूमर्स फैले थे, ठीक है। तो काफी सारे रूमर्स थे, लोग ये मान रहे थे कि किसी किंग ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी को भेजा है, जो महात्मा गांधी के अगेंस्ट में है उनके जो हाउस वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्रॉप फेल हो जाती है। तो काफी सारे रूमर्स फैले थे, लेकिन ये रियलिटी नहीं थी, रूमर्स थे, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी एक कॉमन मैन थे हम सब की तरह, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है चैप्टर नंबर 15, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर भी मैंने आपको 8 मार्क के क्वेश्चन में बताया था, जब वीडियो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि आपको जितनी भी 3 डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको करना है, ठीक है। तो आप वो कर लेना, आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे जो भी 3 डिबेट्स हुई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाई इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू कंसिडर्ड अ मोमेंटस रिजोल्यूशन, गिव एनी 3 रीजन। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू ने दिया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको एक मोमेंटस यानी कि इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन क्यों माना जाता है, ठीक है। तो आपको 3 रीजन बताने कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें समरी बताई गई कॉन्स्टिट्यूशन की कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डालने जा रहे हैं, और हम इक्वालिटी देंगे, लिबर्टी देंगे, और भी काफी सारे प्रोविजंस देंगे जिनसे लोगों का भला होगा। तो ये सारे कुछ आप 3 रीजन बता सकते हो जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक मोमेंटस रिजोल्यूशन था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस थे, करना आपको क्या है, नीड ऑफ द आर ये है कि आप जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उनको नोटबुक में लिखो,
उनके आंसर्स आपको स्क्रीन पर काफ़ी सारे टॉपिक्स के आंसर मिल गए होंगे क्वेश्चंस के, उनको लिखो, ठीक है। और भी आपको आंसर्स और भी जगह से मिल जाएंगे। तो उसके बाद जब भी आपका एग्जाम होगा या फिर जब भी आपके कुछ भी आपके एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड जो भी है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, उनको पढ़ लेना। एग्जाम से पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनको पढ़ के जाना। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन सभी से पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने 8 मार्क्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लो, तो ये दोनों आप कॉम्बिनेशन में कर लोगे तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। और मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे भी मैं फ्यूचर में लेकर आऊंगा, ठीक है। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प होगी उसमें, ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।